नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको डेली यूपी टेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें यूपी टेट साथ साथ आपको ये सी टेट की भी क्लासेज आपको दी जा रही है। ये दोनों कॉमन क्लासेज हैं बाल मनोविज्ञान की। तो दो क्लास मैंने आपको दिया था, दो प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको करवाया था। आज उसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच में तीसरा प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाओ और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, जिससे सभी लोग क्लास को अच्छे से देख सके। एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए। एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी लोग आ जाइए। तो बाल मनोविज्ञान की आज ये तीसरी क्लास है। दो प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको डाला हुआ था, आप दो प्रैक्टिस सेशन जाकर देख सकते हैं। तब आप ये तीसरा प्रैक्टिस सेशन देखेंगे और कुछ ही दिन बाद आपको थ्योरी की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? नंबर 1 एल्गोरिदम, नंबर दूसरा मानसिक वृत्त, नंबर तीसरा स्वतः शोध और नंबर चौथा है प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके साध्य हैं, किसके उदाहरण हैं, किसके एग्जाम्पल हैं। तो ये जो पश्च अन्वेषण होता है और जो साधन साक्ष्य विश्लेषण होता है, ये मानसिक वृत्त के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। इसमें मेन रूप से सृजनात्मक पर फोकस किया जाता है। किस पे फोकस किया जाता है? सृजनात्मक पर फोकस किया जाता है। सृजनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, अब ये क्या होता है? क्रिएटिविटी क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है, जैसे देखिए आप देखते होंगे कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लीजिए पढ़ने में तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उनके पास सोचने की जो क्षमता होती है, तर्क सख्त करने की जो क्षमता होती है, वो बहुत हाई होती है और बहुत सारी चीजें वो कर लेते हैं, खुद से भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट फाइल बना रहा हुआ, तो क्या होता है, वो प्रोजेक्ट फाइल को कुछ अलग तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है क्रिएटिविटी करना। ये क्या होता है? क्रिएटिविटी होना। तो ये पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये मानसिक वृत्त के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि सृजनात्मकता के क्या होते हैं बताइए? एग्जाम्पल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सीखने के वक्र, अभ्यास तथा सीखने की मात्रा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? रॉस, एबिंगहॉस, स्किनर, एम.एल. बिग्गी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए एक कथन वाले क्वेश्चन है। जब आपको थ्योरी की क्लास मिलेगी तो वहां पर आपको डिटेल आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। खैर यहां पर आप बताइए ये कथन किसने कहा था? देखिए पहले एक बार सुन लीजिए। 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से पहला जो पार्ट रहेगा वो 30 नंबर का बाल मनोविज्ञान रहेगा। तो बाल मनोविज्ञान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, साथ में आपकी हिंदी की भी क्लास 30 नंबर की स्टार्ट हो चुकी है। तो दो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इसके अलावा जो 3 क्लासेस बची हुई है, मैथ की हो गई, पर्यावरण की हो गई और इसके बाद इंग्लिश और संस्कृत की जो क्लास हो गई वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और सभी लोगों को बताइए। जिस दिन से 100 लोग लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ये तीनों क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिए, सबको बता दीजिए क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है और थ्योरी की क्लास बहुत जल्द आपको मिलेगी। तो देखिए कह रहा है सीखने के वक्र, अभ्यास तथा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये बताया था एबिंगहॉस ने। ये किसने बताया था सर? आप कहोगे सर ये एबिंगहॉस ने बताया था। एबिंगहॉस का कथन था कि जो सीखने का वक्र होता है, सीखने का वक्र मतलब मैंने आपको बताया था अभी जब मैं कल परसों का जो लेक्चर बताया था पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था सीखने का वक्र होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए ये क्या होता है? ये सीखने का वक्र होता है और इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाला जो क्षमता है, इसको बताया था किसने? बताइए, एबिंगहॉस ने बताया था। तो इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? देखिए थार्नडाइक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिगम के इन्होंने नियम दिया था
और इन्होंने प्राथमिक नियम और गौड़ नियम दिया था। प्राथमिक नियम में 3 नियम आते हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ये 3 नियम अब थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम में आते हैं। और ये जो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का जो नियम है, ये क्या होता है, ये थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक नियम है उसमें 3 नियम आते हैं, नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर तीसरा अभ्यास के नियम, और नंबर तीसरा क्या होता है बताइए, प्रभाव का नियम। बाकी ये जो नियम है वो क्या आते हैं, वो थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में आते हैं, प्राथमिक नियम में नहीं आते हैं। आइए सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बार जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। आइए चलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो पहले तो आप ये देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था वो पालो ने दिया था। किसने दिया था बताइए? पालो ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत था वो दिया था किसने बताइए? पालो ने दिया था। और ये किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो भैया ये देता है व्यवहार पर। किस पर देता है बताइए? ये व्यवहार पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो बल देता है व्यवहार पर। तो इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बताइए? राइट हो जाएगा। चलो क्लियर हो गया ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। डेली आपको लगातार यहाँ पे क्लासेस मिल रही हैं और यूपी टेट की तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है और एग्जाम होने के होंगे ही होंगे। और सितंबर के फर्स्ट वीक से आपके आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे लेना यूपी टेट का। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए यहाँ से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है बताइए सर? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्किनर ने। किसने दिया था बताइए? वो दिया था स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था बताइए? आपको सर वो स्किनर ने दिया था। और इसका जो दूसरा नाम है वो नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। इसका जो दूसरा नाम है वो बताइए क्या है? उसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। तो इस क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। आओ भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? पहला, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब कौन अधिगम की विशेषता नहीं है आपको ये बताना है। इसमें से कौन ऐसा है जो अधिगम की विशेषता नहीं है? तो देखिए, पहली चीज तो आप ये देखिए, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। सही बात है। देखिए, अधिगम मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम मतलब होता है सीखना। पहले बातों को समझिए। अधिगम मतलब सीखना। और जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है बताइए? परिवर्तन होता है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, सही बात है। दूसरा कह रहा है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। हाँ तो सही बात है। अधिगम से क्या होता है? अधिगम क्या, अधिगम जब जब व्यक्ति सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, बहुत सारी चीजें अभिवृद्धि होती हैं। तीसरा कह रहा है अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। हाँ सही बात है भाई। अधिगम क्या होता है? एक मतलब हम कोई चीज जब कोई उद्देश्य से हम कोई चीज सीखते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम क्या होता है, तब हम अधिगम को सीखते हैं। तो ये भी बात सही है। लेकिन ये कह रहा है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, गलत बात है। हम अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं कर सकते हैं। हम अधिगम को जो अवलोकन है वो कभी भी नहीं कर सकते प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सीखना हमको डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है, वो इनडायरेक्ट हमको महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्लियर है ना? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो चलते हैं। हम्म चलो आइए।
कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्राय है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है और परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इस क्वेश्चन के लिए बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए कोहलर थे, इन्होंने वन मानुष पर अपना प्रयोग किया था। जो कोहलर थे इन्होंने वन मानुष पर क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। और ये चाहते थे कि जो सीखना है वो परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। जो सीखना है वो परिस्थिति के विभिन्न अंगों का क्या है बताइए, प्रत्यक्षीकरण है। कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारी जो सिचुएशंस होते हैं उस सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। आप कुल मिलाकर ये समझिएगा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मनमानुष को लिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था कोहलर का प्रयोग, इन्होंने मनमानुष को लिया था और उसको कमरे में इन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और कमरे में इन्होंने केला टांग दिया था, ठीक ना। और ये कहा गया, ये देखा जाए, मतलब इन्होंने ये देखने के लिए ऐसा किया कि क्या वो वनमानुष क्या होता है, उस केले को किस प्रकार से ग्रहण करता है। तो वो वनमानुष कई अलग अलग तरीकों से क्या करता है, उस केले को प्राप्त करने का प्रयास करता है और अंत में उस केले को क्या करता है बताइए, प्राप्त कर लेता है। तो कहने का यह मतलब है कि हमारे सामने जब सिचुएशंस क्रिएट होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे उस सिचुएशंस को हल करने के बहुत सारे मेथड आ जाते हैं। बहुत सारे हम उस सिचुएशंस को बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो परिस्थिति के विभिन्न अंगों का क्या है बताइए, प्रत्यक्षीकरण है। क्या है बताइए, सीखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। हमें कोई भी नई भाषा सीखनी है तो उस नई भाषा को हम कहां से सीखना स्टार्ट करेंगे, आपको यह बताना है। किसी भी नई भाषा को हम कहां से सीखना स्टार्ट करेंगे। पहला वाक्यों के निर्माण से, दूसरा शब्दों के निर्माण से, तीसरा अक्षरों और शब्दों के मध्य साक्षर से, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यह बताना है किसी भी नई भाषा को हम कहां से सीखना स्टार्ट करते हैं, बताइए। बहुत ही सरल सा ये तो क्वेश्चन है, ये तो सबसे कमेंट होना चाहिए। देखिए, वाक्य से हम नई भाषा नहीं सीखेंगे, शब्द से हम नई भाषा नहीं सीखेंगे। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हम उसके अक्षर और उसके शब्द दोनों के मध्य जब हम साहचर्य उत्पन्न करेंगे, यानी दोनों के मध्य हम क्या करते हैं, एक बॉन्डिंग उत्पन्न करते हैं, तो वहां से हम क्या करते हैं, नई भाषा सीखते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे हमने अक्षर सीखना स्टार्ट किया, जैसे हमने का, खा, गा, ये सारे अक्षर हमने सीखना प्रारंभ किया। अब हम क्या करते हैं, अक्षर से हम किसका निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करना स्टार्ट करें। जैसे का से हम लिखते हैं का, म, ल, कमल। तो अब क्या करते हैं, पहले हमने क्या सीखा बताइए, अक्षर सीखा, और अक्षर से हमने क्या सीखना स्टार्ट किया। तो आप कहोगे सर अक्षर से हमने सीखना स्टार्ट किया, बताइए शब्द। तो अक्षर और शब्द के मध्य जो बॉन्डिंग होती है, यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से हम नई भाषा में सीखना क्या करते हैं बताइए, स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एक बार आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के लास्ट में कि आपको ये क्लास कैसे लग रही है, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपको जल्द ही मैं थ्योरी की भी क्लास करूंगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके मैं बताएंगे कि आपको थ्योरी की क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार आप सभी लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। चलो, और यकीन मानिए बाल मनोविज्ञान में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं पड़ेगा। 28 से 29 नंबर के क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे अगर आप लगातार क्लासेज वीडियो देख रहे हो, इतना मेरा विश्वास मानिए आप। आइए, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। पहला सामान्य और विशिष्ट छात्र, दूसरा केवल सामान्य छात्र, तीसरा केवल विशिष्ट छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था समावेशी मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर समावेशी मतलब होता है कि जिसमें जो शारीरिक अक्षम वाले बच्चे हैं, शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे, जो शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं उन्हें भी पूर्ण रूप से पढ़ने का अवसर दिया जाए। उन्हें भी पूर्ण रूप से क्या किया जाए बताइए, पढ़ने का क्या दिया जाए, अवसर दिया जाए। तो उसे हम कहते हैं समावेशी कक्षा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं।
केवल सामान्य छात्र बिल्कुल गलत है। केवल विशिष्ट छात्र बिल्कुल गलत है, क्योंकि समावेशी क्या होता है, ये समान अधिकार का बात करता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं खाली केवल एक ही लोगों को दिया जाए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा कह रहा है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुभाषी और प्रतिभाशाली मतलब वही हो गया, प्रतिभाशाली की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन से राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं बाल मनोविज्ञान में जो देखने पे ही आपको लग जाएंगे हाँ इसका यही राइट आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने पे लग जाएंगे हाँ इसका आंसर ये गलत है, और सटीक आंसर आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक ना। तो आप बहुत आराम से अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे आप क्वेश्चन बहुत बड़े आराम से करते हुए चले जाओगे। चलो भाई, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। और देखिए अगर आपको वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं जाकर, ठीक है। बाकी आवाज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उस दिन मैं कमेंट आपका देख रहा था, आप लोग वीडियो क्वालिटी की बात कर रहे थे, हाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, तो उसके लिए आप इशू पढ़ना क्या करिए। आइए, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। देखिए मैंने उस दिन आपको बताया था, डिसलेक्सिया बताया था, डिस्ग्राफिया बताया था, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होता है डिसलेक्सिया और एक होता है डिस्ग्राफिया। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद परिभाषित करता है गणित के लिए जो है। तो पठन दोष, गणित में पठन दोष से कोई मतलब ही नहीं है भैया, गणित में हम पठन दोष तो करते नहीं है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। नीरसता संबंधी दोष, कोई मतलब नहीं है नीरसता संबंधी दोष, ऐसा तो है नहीं कि गणित हमेशा नीरस ही होता है। जिनको मैथ आती है उनके लिए मैथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, गणना दोष यानी जो है, जो गणना दोष होता है वो क्या करता है, अक्षमता को परिभाषित करता है, अक्षमता को प्रभावित करता है। अगर हमको गणित में अगर हम कैलकुलेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। और वहां भी मैंने आपको दो चीजें बताई थी पिछले क्लासों में, एक बताया था डिसलेक्सिया और एक बताया था डिस्ग्राफिया। अगर बात डिसलेक्सिया की आएगी तो उसका मतलब पढ़ने वाली क्षमता है, यानी पढ़ने की क्षमता, पढ़ने में हमको दिक्कत हो रही है। और अगर डिस्ग्राफिया की बात आ रही है तो हमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दो चीजें वहां पे हो सकती हैं, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया में। और यहाँ पे गणना दोष से, गणना दोष मतलब होता है डिसकैलकुलिया, इसका नाम है डिसकैलकुलिया। जैसे इसको डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया कहते हो ऐसे इसको डिसकैलकुलिया भी कहते हैं, तो आप जाने रहिए कि डिसकैलकुलिया इसका नाम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशी मतलब मैंने आपको फिर यही बताया, समावेशी मतलब क्या होता है, समावेशी मतलब होता है कि जिसमें दोनों बालक आए, सामान्य बालक भी आए और विशिष्ट बालक भी आए। तो उनके लिए क्या आवश्यक है, पहला अभिभावकों की भागीदारी का न होना, दूसरा अलगाव, तीसरा क्षमता निर्माण का अभाव और चौथा है संवेदनशीलता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अभिभावकों की भागीदारी करना होना बिल्कुल गलत है भाई। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा है, अगर वो शारीरिक अक्षम वाला है तो हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, ये नहीं कि उसके पेरेंट्स से हम बात ही ना करेंगे, तो ये तो गलत बात होगी क्योंकि इसमें ना शब्द आया है। दूसरा है अलगाव, अरे भैया फिर वही बात हो जाएगी, मतलब कोई बच्चा विकलांग है तो क्या हम उसको अलग कर देंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा क्षमता निर्माण का अभाव, क्षमता निर्माण का अभाव इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि उसके पास वो मतलब शारीरिक अक्षम है तो उसके पास मानसिक विकास नहीं है। हाँ, जो मेन आवश्यक है वो है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता होना चाहिए हमारे अंदर। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है कि हमें जो शारीरिक अक्षम वाले बालक हैं उन पर विशेष फोकस करना चाहिए और उन्हें भी सामान्य बालकों की तरह क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। हाँ भाई, कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, कौन सा ऐसा है जो संवेग का तत्व नहीं है, आपको यह बताना है। दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और आपको बताना है कि कौन इसमें संवेग का तत्व नहीं है। संवेग क्या होता है मैंने आपको उसी दिन बताया था, हम सबके अंदर बहुत सारे संवेग होते हैं, ठीक ना। 14 प्रकार के संवेगों के बारे में बताया गया है। जब मैं आपको थ्योरी बताऊंगा आपको बताऊंगा कौन कौन से संवेग होते हैं। जब बालक का जन्म होता है उसके पास भी संवेग होते हैं, रोने का संवेग होता है,
ठीक है, हंसने का संवेग होता है, भूख लगने का संवेग होता है, वो जन्मजात होता है संवेग। बाकी बहुत सारे संवेग होते हैं, भय का संवेग होता है। ठीक, तो संवेग का कौन सा तत्व नहीं है? तो इसमें जो संवेदी होता है वो संवेग का तत्व नहीं होता है, बाकी सब क्या होते हैं? संवेग के तत्व माने जाते हैं। ठीक है, जो संवेदी है वो संवेग का अंग नहीं होता है, बाकी क्या होते हैं? सब संवेग के अंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कौन सा सही क्रम है। चलो देखते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र में पहले आता है ज्ञान। पहले क्या आता है बताइए? ज्ञान आता है। दूसरे नंबर पे अवबोध आता है। तीसरे नंबर पे अनुप्रयोग आता है। चौथे नंबर पे विश्लेषण आता है। पांचवें नंबर पे संश्लेषण आता है और छठवें नंबर पे मूल्यांकन आता है। पिछले क्लास में जो प्रीवियस की क्लास थी उसमें मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से छवो क्रम के बारे में बताया हुआ है, आप वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी वीडियो को नहीं देखा है, 2 प्रैक्टिस सेशन आपको मिल गए हैं, आप दोनों प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। ये तीसरा प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? नंबर 1 जनतांत्रिक, नंबर दूसरा सहानुभूतिपूर्ण, नंबर तीसरा स्वेच्छाचारी, नंबर चौथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला। कौन ऐसा है जो अच्छे शिक्षण की व्यवस्था नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, जाहिर सी बात है अच्छे शिक्षण के लिए जनतांत्रिक का होना आवश्यक है। जनतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब ये क्या होता है कि हमें बालक की भावनाओं को सुनना चाहिए, बालक की बातों को सुनना चाहिए। ये नहीं है कि हम केवल अपनी ही बात करें, अपने ही नियम से चलें और बालक की बातों को ना सुने। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा है, जो भी शिक्षा है इस समय बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित मतलब क्या होता है कि हमें मेन फोकस किस पे करना है? तो हमें मेन फोकस बालक पे करना है। ये नहीं है कि खाली हम केवल और केवल अपनी बातों को सुने और बालक की बातों को ध्यान ना दें, अपनी ही बातों को कहें और बालक की बातों को ना कहें, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। तो ये तो है जनतांत्रिक तो है। दूसरा सहानुभूतिपूर्ण, देखिए टीचर को सहानुभूत होना चाहिए। क्या होता है सहानुभूत मतलब? जैसे आप प्राइमरी में गए पढ़ाने के लिए, तो प्राइमरी में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तुरंत आपकी बातों को कैच नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं कि हमें तुरंत गुस्सा हो जाना है। अब जैसे आप पढ़ाना स्टार्ट किए, आपने काका काका पढ़ाना स्टार्ट किया, हिंदी पढ़ाना आपने स्टार्ट किया, एबीसीडी आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तुरंत के तुरंत समझ नहीं पाएंगे। तो वहां पे आपको क्या करना होगा? वहां पे आपको सहनशील होना पड़ेगा। वहां पे आपको बच्चों को अवसर देना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। तो ये भी चीजें हैं, ये भी अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है। तीसरा वांछनीय सूचनाएं देने वाला, तो जाहिर सी बात है हम बच्चों को जो भी पढ़ाएंगे वो अच्छी चीजें ही बताएंगे, गलत चीजें कभी नहीं देंगे। तो ये भी अच्छे शिक्षण की विशेषता है। आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए स्वेच्छाचारी, ये पूर्ण रूप से गलत है, ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्वेच्छाचारी मतलब क्या हो रहा है कि इसमें केवल कह रहा है कि जो टीचर है वो केवल केवल अपनी मनमर्जी से ही काम करे, बालक की बातों को ना सुने, केवल अपनी मनमर्जी से ही बात करे। तो ये पूर्ण रूप से गलत है। अपनी मनमर्जी से बात नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें पूर्ण रूप से जनतांत्रिक बनना है, हमें पूर्ण रूप से सहानुभूतिपूर्ण बनना है और वांछनीय सूचनाएं देने वाला बनना है। ये क्या हो जाएगा बताइए? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलो, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया बताइए? मैस्लो है, हर्जबर्ग है, विक्टर ब्रूम है, स्किनर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्म देखिए, जो प्रत्याशा सिद्धांत है इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति होता है, समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति होता है, वो एक निश्चित तरीके से क्या करता है? व्यवहार करता है। एक निश्चित तरीके से क्या करता है बताइए? एक अपने ही तरीके से वो क्या करता है बताइए? व्यवहार करता है। तो और ये जो सिद्धांत दिया था वो विक्टर ब्रूम ने दिया था। किसने दिया था बताइए? अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो विक्टर ब्रूम ने दिया था। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने तरीके से अपने बातों का चयन करता है और उसी तरीके से क्या करता है बताइए? व्यवहार करता है।
तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। आप 15 क्वेश्चन अच्छे से देखिए और एक बार सभी लोग जाकर कमेंट में करके हमें बताएंगे कि आपको ये प्रैक्टिस सेशन कैसे लगा। और आप सभी लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि आपको थ्योरी की भी क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आप अच्छे से ये कमेंट कीजिए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक ना। डेली क्लास स्टार्ट हो चुकी है और लगातार आपको क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।